मेरी बात आपके नाम। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक लंबा पोस्ट लिखने की जगह मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आपको कोई ऐसी प्रतिनिधि कहानी सुनाऊं जिससे आपको ये पता लगे कि लगभग 19वीं शताब्दी से ही हमारे देश के कवि, लेखक महिलाओं के अधिकार और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कविता कहानियाँ लिखने लगे थे। जी हाँ, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ नष्ट नीड़ या चारुलता। रविंद्रनाथ की ही कहानी है। आज मेरा मन था कि मैं आपको किसी और भाषा की कहानी सुनाऊं, लेकिन रविंद्रनाथ की महिलाएं मेरा पीछा नहीं छोड़ती। वो इसलिए कि उस रेनेसा के ज़माने में, उस 19वीं शताब्दी में रविंद्रनाथ ही एक ऐसे लेखक थे जो महिलाओं के मन को समझते थे और बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने ऐसी महिलाओं को लेकर के लिखा जिसमें पढ़ने लिखने की वजह से बहुत आत्मविश्वास था। लेकिन उस समय हमारा समाज इतनी रूढ़ियों से ग्रस्त था कि वो कगार पे खड़ी थी। वो आत्मविश्वासी महिलाओं के सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियाँ होती थी। ये कहानी चारुलता की भी कुछ ऐसे ही है। ये कहानी सुनाने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ मेरे माता पिता, उन्होंने मेरी किसी लड़के से कम परवरिश नहीं की। मुझे बराबर का हक दिया, मुझे खूब पढ़ाया लिखाया और एक सशक्त व्यक्ति बनाया। तो मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बार बार इस बात पे बात करूं। देखिए, हमारे संविधान ने हमें बराबरी का हक दिया है। कभी कभी हक को लड़ के लेना पड़ता है। अगर आपको अपने हक को छीनना पड़े तो ज़रूर छीनिए। अब चलते हैं चारुलता की तरफ। चारुलता बहुत कम उम्र की एक लड़की है। उसके मन में भी यौवन के वही उमंग हैं जो किसी भी लड़की के मन में हो सकते हैं। उसके पति, उससे लगभग 10-12 साल बड़े 36 साल के भूपति जी बहुत पढ़े लिखे एक व्यक्ति हैं जो अखबार चलाते हैं। सेंटिनियल नाम का अखबार चलाते हैं। उन्हें राजनीति का शौक़ है और वो अपने उस अखबार के ज़रिए समाज में नैतिकता, एक न्यायिक समाज की गठन करना चाहते हैं। वो बोलते हैं कि समाज की सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट, विश्वास। अगर विश्वास ही ना हो तो समाज चलेगा कैसे। लेकिन वो अपनी इस राजनीतिक गतिविधियों में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें अपनी जो पत्नी है वो नज़र ही नहीं आती। चारुलता, इतना अकेलापन चारुलता के मन में है कि वो अपने कमरे की खिड़की से अक्सर दूरबीन लेकर बाहर अनजाने लोगों को देखती रहती है और उसी में आनंद लेती है। कई बार तो वो सज धज कर खड़ी रहती है और भूपति उसके सामने से गुजर जाते हैं सोचते हुए, अखबार का पन्ना प्लान करते हुए, और वो अपनी पत्नी को देख ही नहीं पाते हैं। लेकिन उन्हें एक दिन ये महसूस होता है कि उनकी पत्नी में बहुत गहरा अकेलापन है। तो वो कहते हैं, मैं तुम्हारे भाई उमापत को उसकी पत्नी मंदा के साथ बुला लेता हूँ, मुझे भी काम में मदद मिल जाएगी और तुम्हें मंदा का साथ हो जाएगा। तो उमापत और मंदा उनके घर आ जाते हैं। मंदा बहुत पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी। चारुलता को साहित्य, संस्कृति, कला, इन सब में बहुत रुचि थी। मंदा एक साधारण लड़की थी। उसे ताश खेलना बहुत अच्छा लगता था और चारुलता का मन ताश खेलने में तो लगता नहीं था। मंदा का पति बहुत होशियार था। मंदा के पति ने धीरे धीरे भूपति के पूरे खजाने पर अपना हक जमा लिया और भूपति को ज़रा भी खबर नहीं थी। इसी बीच प्रवेश करते हैं हमारी कहानी के तीसरे कोण, अमोल बाबू। अमोल कॉलेज से पढ़ के नया नया निकला था। अमोल को कविता, कहानी, गाने बजाने सब चीज़ों का शौक़ था। इतना शौक़ था कि वो घर में अपनी कविता सुनाते हुए, गाना गाते हुए घूमता था और चारुलता बहुत खुश होती थी।
तो एक दिन भूपति ने उनसे कहा कि देखो भाई, मुझे इसमें कोई शौक नहीं है। उन्हें सिर्फ राजनीति में शौक था, वो साहित्य, संगीत और कला को बहुत कोई बड़ी चीज़ समझते नहीं थे। तो उन्होंने कहा देखो, तुम्हारी भाभी को बहुत शौक है, तुम उसका साथ दो, हो सकता है कि वो कविता कहानी लिखने लगे, उसके साथ समय बिताओ और उसको उत्साहित करो कि वो भी लिखे। अमोल का प्रवेश अंतर महल में होता है। वो समय बिताता है इन दोनों महिलाओं के साथ, मंदा और चारुलता के साथ। मंदा को तो नींद आ जाती है कविताएं सुनते हुए, लेकिन चारुलता को बहुत अच्छा लगता है। चारुलता बंकिम चंद्र को पढ़ती थी। चारुलता को दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडना, सब जितनी भी नायिकाएं थी बंकिम चंद्र की, बहुत सुंदर लगती थी और शायद वो अपने आप को उनमें से एक समझती थी। पर इस तरह से दोनों एक बगीचे में जाके बैठते थे। उनकी एक दुनिया बन गई। कविता कहानी लिखते थे, एक दूसरे को सुनाते थे। चारुलता समझने लगी कि अमोल के लिखे हुए हर कविता कहानी पर उसका व्यक्तिगत हक है। लेकिन इसी बीच अमोल की कविता प्रकाशित हो जाती है, सब उसकी वाहवाही करते हैं। चारुलता को कोई ईर्ष्या होती है, चारुलता को गुस्सा आता है, उसको लगता है उसका व्यक्तिगत कुछ सामान जैसे बाहर बाजार में आ गया। खैर, गुस्से में चारुलता भी अपनी कविता लिखती है और उसे प्रकाशित कर देती है। इन लोगों के इस नोक झोंक के बीच में मज़े लेता हुआ अमोल अब अपनी कविता और कहानी मंदा को सुनाने लगता। मंदा भी बड़ा शौक रखने लगती है, क्योंकि अब तो अमोल बड़ा प्रसिद्ध हो गया है। उसको खाना खिलाती है, उसको पान देती है। पान को बड़ा रोमांटिक तरीके से यहाँ पर रविंद्रनाथ ने दिखाया है। तो इस बीच में बहुत नाराज़ है चारुलता अमोल के ऊपर। खैर, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी घटना घट जाती है। मंदा का पति उमापद एक दिन अचानक ये कहकर कि मंदा के पिता बीमार हैं, सारे रुपए पैसे लेकर के भाग जाता है और भूपति को खबर नहीं होती। भूपति को फिर पता चलता है ना केवल उनकी तिजोरी खाली कर गया, बल्कि बाजार से बहुत सारा कर्जा उसने इनके नाम पर लिया है। भूपति को अपना अखबार बंद करना पड़ता है। उनका तो जैसे जीवन ही टूट जाता है। वो अखबार ही तो उनके लिए सब कुछ था। दुखी होकर जब वो बैठे हैं अपने कमरे में और अमोल को कहते हैं कि देखो, अगर दुनिया में इंसान इंसान पर विश्वास ना कर सके तो ये दुनिया चलेगी कैसे। अमोल, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमारी ये दुनिया एक न्यायिक दुनिया बने। इसी बीच दूसरी तरफ आज तक अमोल और चारुलता, जो अपने प्रेम को कभी समझ नहीं पाए थे, उनका रिश्ता एक बड़ा अनोखा रिश्ता था। उस रिश्ते में सेक्सुअलिटी कहीं थी ही नहीं और रविंद्रनाथ ने बहुत सोच समझकर इस रिश्ते का चित्रण किया है। अमोल लेकिन अब धीरे धीरे इस रिश्ते को समझने लगा था और जब उसके बड़े भाई उसे ये समझा रहे थे कि दुनिया में विश्वास और भरोसे की ज़रूरत है, तो अमोल को पहली बार लगता है कि अगर उसने चारुलता के सामने अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर दिया तो वो अपने बड़े भाई के प्रति सबसे बड़ा अन्याय करेगा। एक तो उमापद उन्हें धोखा देकर चला गया और अगर वो खुद ऐसा करेगा तब तो वो पूरी तरह से टूट जाएंगे। और अमोल के लिए एक रिश्ता उन्हीं दिनों शादी का आया था। अमोल उसे स्वीकार कर लेता है और चला जाता है। चारुलता का मन टूट जाता है। क्यों टूट जाता है ये खुद नहीं जानती। वो छटपटाती है, वो बेचैन है, लेकिन वो ये स्वीकार नहीं कर पाती है कि उसे अमोल से प्रेम हो गया था। वो परेशान है, वो लड़ती है, गुस्सा होती है और भूपति बाबू भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। वो चारुलता को खुश करने के लिए कविताएं लिखने लग जाते हैं और कविताओं का ढेर लगा देते हैं, लेकिन चारुलता को उन कविताओं से कोई मतलब नहीं है। चारुलता को पता चलता है कि टेलीग्राम भेजा जा सकता है, तो वो अमोल को तार भेजती है और उस तार का जवाब भी आता है। जब उस तार का जवाब आता है और वो एक टेबल पे रखा हुआ है तो
भूपति बाबू उस तार को देख लेते हैं। अचानक उनकी आंखें खुल जाती हैं। अचानक उनकी समझ में आता है कि उनकी पत्नी तो अमोल से प्यार करने लगी है। उन्हें ये समझ में नहीं आता कि कब किस समय वो अपनी पत्नी से इतने दूर हो गए, क्योंकि वो अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते थे। गुस्से में अपनी लिखी हुई सारी कविताओं को वो जला देते हैं और शहर में निकल पड़ते हैं। अनजाने नासमझ की तरह इधर से उधर वो घूमते हैं। तूफान सा उनकी ज़िंदगी में आ जाता है। उन्हें समझ में नहीं आता क्या करें। कहाँ तो वो एक तरफ एक न्यायिक समाज की कल्पना कर रहे थे और कहाँ खुद उनके साथ ऐसा हो गया। लेकिन चूंकि वो न्यायवादी व्यक्ति थे, नैतिकवादी व्यक्ति थे, वो तय करते हैं कि उन्हें चारुलता के पास लौट जाना चाहिए। वो घर आते हैं और इधर चारुलता, उस समय क्या होता था, इस तरह से सजी धजी हुई लड़कियां कितना भी आत्मविश्वास हो अंतर्महल में ही रहती थी, तो वो भी अंतर्महल में ही रहती थी और उस अंतर्महल में अपनी इस भावना को मन के अंदर दबाकर चारुलता समझौता करके उठती है, तैयार होती है, अपना सिंदूर लगाती है, बिंदी लगाती है, मांग भरती है और दरवाजे के सामने खड़ी होती है। जब तांगे की आवाज़ आती है, दरवाज़ा खोलती है, सामने खड़ी हैं भूपति बाबू। चारुलता अपना हाथ बढ़ाती है और कहती है, आइए, अंदर आइए। भूपति बाबू अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं। सत्यजीत रे की फिल्म चारुलता यहीं समाप्त हो जाती है। और नष्ट नीड़ में क्या होता है कि जब ये एक दूसरी नौकरी एक और अखबार में एक नए शहर में ढूंढ लेते हैं, चारुलता को कहते हैं मेरे साथ चलोगी। पहले चारुलता मना कर देती है, लेकिन फिर सोच समझ कर कहती है कि हाँ चलूँगी। उसके बाद जब भूपति बाबू अपना हाथ बढ़ाते हैं चारुलता के हाथ की तरफ, चारुलता धीरे से अपना हाथ खींच लेती है। इसका अंत रविंद्रनाथ ने आप पे, मुझ पे, हम सब पे छोड़ दिया। बस मुझे एक अफसोस होता है कि काश कि उनमें इतनी हिम्मत होती कि वो चारुलता के मन के जो भाव हैं अभिव्यक्त कर देते, ठीक वैसे ही जैसे कि जो उनकी पिछली कहानी मैंने आपको सुनाई थी, घोरे बायरे। घोरे बायरे की नायिका ने अपने पति को अपने प्रेमी के बारे में बता दिया था, लेकिन चारुलता ऐसा कर नहीं पाती है और दोनों के मन की बात दोनों के मन में रह जाती है। उनका घर लगभग टूट जाता है। नष्ट नीड़ मतलब टूटा हुआ बसेरा। मैंने फिल्म और किताब दोनों को पढ़ के जो भी प्रभाव उसका मेरे ऊपर पड़ा वो मैंने आपको सुनाया। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी है तो कम से कम सत्यजीत रे की फिल्म को ज़रूर देखें।